हम लोग कहा जाता है जीवन शक्ति का सिद्धांत। हिंदी में इसको बड़ा अच्छा नाम है, जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत आजकल वाइटल फोर्स थ्योरी के को कहा जाता है कि गर्लफ्रेंड भी होती है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी के रूप में यूज होती है। समझ गया? देखिएगा ढेर लड़कन के ब्रेकअप हो रहेगा, 10-20 दिन से बातचीत नहीं होते रहेगा, और जैसे ही होकर मतलब गर्लफ्रेंड फोन करेगी एकदम अंदर से उसके शरीर में कहा जाता है एनर्जी आ जाता है। इसका मतलब साफ साफ है कि वो बेचारी एक प्रकार के कोची काम कर रही है, वो लड़का के जिंदगी में वाइटल फोर्स थ्योरी के काम कर रही है। पहले से लग रहा था कि एकदम मरल जा रहा है, उसके शरीर में कोई ताकतें नहीं है। समझ गया? और जैसे ही उसका फोन आ गया, बतियाया 10 मिनट, एकदम कैल्शियम ऑक्सीजन फॉक्सीजन जितना कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन सब उसके शरीर में क्या हो जाता है, एंट्री हो जाता है। तो डायरेक्ट कहते हैं कि भैया वो तो उसको एकदम वाइटल फोर्स थ्योरी काम कर गया। समझ गए? तो वाइटल फोर्स थ्योरी होता है जो जीवन शक्ति का सिद्धांत, यानी कि जीवन में शक्ति प्रदान करे। तो जीवन में शक्ति प्रदान करे, पहले के जमाना में प्रोटीन विटामिन एनर्जी ग्लूकोज ये सब प्रदान करता था। आजकल के युग में वाइटल फोर्स थ्योरी हो गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यही सब। समझ गए? ये सब अगर जिंदगी में है तो हमको पता है कि आप लोग बहुत कुछ जान रहे हैं, फिर भी हम बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले बेसिक क्लास में बताया क्या गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चलिए साइंस से ही शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे साइंस की बात करते हैं तो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपके पास ये फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर यहां पे आपके पास आता है बायोलॉजी। अगर ये हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको पता है कि फिजिक्स का फादर का नाम, फिजिक्स फादर नेम सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। केमिस्ट्री की अगर पिता की बात करते हैं तो आपको ये भी पता है कि इनका इंटरनेशनल फादर की अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का इंटरनेशनल फादर जो है ये आपके पास लेवोजियर को कहा जाता है। अगर हम इंडियन फादर की बात करते हैं कि इंडियन फादर कौन है केमिस्ट्री का, तो इंडियन फादर आपको पता होगा कि ये पीसी राय को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे, जिसमें आप लोग को ये पता होगा कि केमिस्ट्री का ये 3 पार्ट होता है। ये तो पहले भी बहुत पहले करवा चुके हैं आप लोग को क्लास में, 11th वाले बैच में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको ये सब क्लियर होगा। ठीक है? पीसी राय का पूरा नाम क्या होता है? प्रफुल्ल चंद्र राय होता है। फिर यहाँ पे आपके पास 1 नंबर में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आते हैं आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आपके पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि 12th के केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए इसके बारे में फिजिक्स वाले टीचर आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे। इंडियन फादर और ये इंटरनेशनल फादर, ऐसे इंडियन फादर होमी जहांगीर भाभा फिजिक्स के हैं, और इंटरनेशनल फादर तो ये सर आइजैक न्यूटन है। कहीं कहीं गैलीलियो गैली भी देता है कि फिजिक्स का इंटरनेशनल फादर कौन है, तो ये गैलीलियो गैली को भी कहीं कहीं नाम जिक्र में आता है। और ये फादर्स नेम में अगर फिजिक्स की बात करें तो सर आइजैक न्यूटन की भी आती है। और यहाँ पे केमिस्ट्री की बात किया जाता है तो केमिस्ट्री में इंटरनेशनल फादर लेवोजियर को कहा जाता है, इंडियन फादर पीसी राय को कहते हैं। और ये बायोलॉजी का फादर तो आप लोग समझ ही रहे हैं कौन है, अरस्तु। अब फिर कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको बता दें कि 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसको 3 पार्ट में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। सबसे पहली पार्ट है ऑर्गेनिक, फिर है इनऑर्गेनिक, फिर है फिजिकल। ठीक है? तो केमिस्ट्री है जो एक प्रकार का क्या है कि आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का ये मिक्सचर होता है। आपको यहां पर बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम पिता की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता का नाम क्या है? वोलर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा अल्फ्रेड वार्नर, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता का नाम क्या है? वार्नर है। और फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का फादर नेम वांट हॉफ या ओस्टवाल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, ओस्टवाल्ड, विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के पिता कौन हो गए? ओस्टवाल्ड। तो बात हमें ये नहीं बताना, ये सब चीज तो आप लोग जान ही रहे हो पहले से। ठीक है? बात हमें ये बताना है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी क्या चीज के बारे में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये सब बताने के पहले
थोड़ा बहुत ये सब जानकारी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो हमसे केमिस्ट्री और जीरो लेवल से नहीं पढ़ रहे हो तो ये दिक्कत की बात है, ठीक है। तो ये सब जैसा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं और फिर आते हैं आगे। अब तो पूरा ऑनलाइन ही दुनिया हो चुकी है, जितना कोड़ियागिरी अब फैलेगा इंडिया में। पहले लोग दौड़ता धूपता था पढ़े लिखे के नाम पर, ऑफिस जाने के नाम पर, लेकिन अब इतना कोड़ियागिरी चलेगा कि देख नहीं सकते हैं। इतना फैट्स बढ़ेगा लोग के शरीर में कि फैट्स घटाए वाला मशीन लाया पड़ेगा, फिर भी नहीं फैट्स घटेगा, समझ गए। चलिए जो करे सरकार बढ़िया ही करेगा, लेकिन डुबाएगा सबको। देखिए भाई, यहाँ पे जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे होंगे एकदम ऐसे स्टार्ट कीजिएगा। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख करके डैश मारिएगा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बताया जाता है बहुत ही अच्छा से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्रकार का ब्रांच होता है, सॉरी एक प्रकार का पार्ट होता है केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड का स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फूड वगैरह, ये सब से रिलेटेड अगर हम लोग बातचीत करें, एनिमल्स, प्लांट, टिश्यू, ये सभी चीज से रिलेटेड अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि बायोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोलॉजी से संबंधित बहुत ज्यादा बात पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें प्लांट, एनिमल, नेचर से मिलता है, ये सभी चीज से हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। जो भी चीज, जैसे अभी हम लोग खा रहे हैं चावल, तो चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी एक प्रकार का क्या चीज होता है, तो भी एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। रोटी खा रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, दूध पी रहे हैं, विटामिन मिल रहा है। तो ये सभी चीज हमारे पास क्या होती है कि ये सभी आपके पास जितने भी हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से सभी चीज की बात करते हैं, तो ये सभी एक प्रकार का क्या होता है आपके पास, ये विटामिन, मिनरल्स एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपोनेंट रखने वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हुए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of science, branch of chemistry या part of chemistry भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। part of chemistry in which deal with the study about plant, animal and carbon hydrogen compound. That part is called organic chemistry. देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विथ द स्टडी अबाउट प्लांट, एनिमल एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड। दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा भाग है जिसमें हम लोग प्लांट, एनिमल्स और कार्बन, हाइड्रोजन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सभी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या फिनोमेना क्या होती है, उसका प्रिपरेशन क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सब पढ़ना है 12th क्लास में, कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर उसका यूज क्या होते हैं। हमारे डेली लाइफ में कहा जाता है कि यूज जो हम लोग करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे को पता होता है कि अरे भाई चावल तो खाते हैं, ठीक है, चावल में बस कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में कैसे वो टूट करके हमारे बॉडी में कैसे एनर्जी के रूप में बदलता है, ये सभी चीज हम लोग को पढ़ना होता है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
चलिए तो इसको लिखिए जरा, लिखते जाइएगा। अब देखें, अब कहा जाता है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा जाता है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास कौन है? वॉलर है। ये कौन है? वॉलर है। देखिए सबसे पहली बात यहां पे हम बता दें, ये वॉलर के पीछे एक कहानी है। वॉलर के पीछे कहानी क्या है कि आप लोग जानते होंगे 10th क्लास में शायद ये पढ़ना है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी को हम लोग शायद हिंदी में जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो जैव शक्ति का सिद्धांत कहने का मतलब होता है जीवन में जो शक्ति प्रदान करे। ठीक है, यानी जीवन का शक्ति या जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत कहने का मतलब है कि वैसी कोई पदार्थ या भोज्य पदार्थ जो आपके शरीर में जीवन, आपके शरीर में, आपके जीवन में आगे ग्रो करने के लिए जो काम, जो कहा जाता है कि आपको मदद करे, ऐसे इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई चीज खाते पीते हैं तो उस खाने पीने वाला चीज से हमारे को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो हमारे शरीर में जब एनर्जी प्रोवाइड होता है तो एनर्जी प्रोवाइड होने के कारण उस प्लांट को या उस एनिमल को या किसी भी चीज को ऐसे हम अगर खाते हैं तो खाने के बाद अगर हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है तो डायरेक्ट कह देंगे कि भैया वो तो आपका क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी है। क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ये बताया था बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक, ये बताए थे बर्जिलियस नामक कि वैसा कोई पदार्थ जिसको हम खाने पर हमारी जो शरीर में ऊर्जा मिलती रहती है तो उसे हम वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार देखते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज जिसको हम खाएं हमारे शरीर में जाता है, जाने के बाद वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, तो वो वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार वो काम करते हैं। उसमें सबसे पहला चीज आता है एक बोहलर का नाम। बर्जिलियस का स्टूडेंट एक बोहलर था। अब ये बर्जिलियस का स्टूडेंट बोहलर जो था ये बड़ा ही नटखट बच्चा था। बच्चा कहने का मतलब ये नहीं कि ये 10 साल का था। ठीक है, मतलब कि जैसे एक स्टूडेंट एक टीचर के बीच में एज गैपिंग होता है उसी प्रकार की सोचना है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ये बॉलर हुआ थे, अपना बर्जिलियस वो अपने लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। जिस प्रकार से आपको पता है कि मास्टर का एक अपना कोचिंग होता है, डॉक्टर का एक अपना क्लिनिक होता है, उसी तरीके से जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनका एक प्राइवेट क्या होता है? लेबोरेटरी होता है। ठीक है, तो अपना लेबोरेटरी में क्या कर रहा था वो बर्जिलियस, कुछ अपना काम में लगा था। फिर समय बीतता गया, ये बेचारा बॉलर एक टाइम पहुंचता है वहां पे। बॉलर पहुंचने के बाद देखता है कि भैया ये तो बर्जिलियस अपना साम्राज्य खड़ा किए हुए यहाँ पे, तो हम क्या करें? तो बोलता है कि कोई बात नहीं, ये भी जरा अपना कुछ छुड़छुड़ीपन दिखाना शुरू कर देता है। कुछ में कुछ मिला देता है, कुछ में कुछ मिला दिया, कुछ नहीं बना। वैसे ही करते करते एक दिन और गया, वहां पे भी कुछ मिलाया। इसको पता नहीं था वो क्या है, समझ गए? बस डायरेक्ट मिला दिया। मिलाने के बाद एक नया सब्सटेंस, एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब एक नया मैटर का फॉर्मेशन हो जाता है तब उस समय ये दौड़े दौड़े जाता है बर्जिलियस के पास और कहता है चचा ये देखिए क्या बन गया है, एक नया चीज बना है। तो बोलता है क्या बना नया चीज बेटा, जरा दिखाओ हमको। तो दिखाने की बात आती है तो देखता है, ऐसे हिला डुला करके पूरा बर्जिलियस महोदय देखते हैं, अरे भाई ये बचवा बना का दिया है। तो देख रहे हैं तो लग रहा है कि अरे साला ये तो बना दिया है एकदम भयंकर चीज, जिसको बोल दिया यूरिया। तो बर्जिलियस ने यूरिया जो कंपाउंड बनाया था ये बॉलर, तो बर्जिलियस ने उसका नाम रखा था यूरिया। कह रहे बेटा ये तो आपका एक प्रकार का क्या है? यूरिया है। तो यूरिया का फर्स्ट ऑफ ऑल खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बॉलर था। ठीक है, यानी कि बॉलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया बनाया था, लेकिन यूरिया का नाम रखने वाला जो वैज्ञानिक थे वो था कौन? बर्जिलियस। बर्जिलियस चाहते तो वो अपना पूरा श्रेय ले लेते कि चलो तुमको तो कुछ इसमें आइडिया है ही नहीं, तो तुम अपना घर जाओ, अब मेरा काम यहाँ से शुरू। यूरिया का निर्माण में अपना नाम बर्जिलियस जोड़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक गुरु का फर्ज होता है वो अपना बेचारा निभाया। ठीक है, जब उसका स्टूडेंट कामयाब होने लगा तो कहा कि नहीं, गुरु जो एक चेला का अधिकार है वो अधिकार उसको हम देते हैं। तो ये जो बेचारा यूरिया सर्वप्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बॉलर ने किया था, वो भी गलती से। तो गलती से बॉलर ने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज कर दिया था यूरिया का, और यही यूरिया जो था फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन करके तैयार हुआ था। अब यहाँ पे आता है कुछ विशेष बात जिसके बारे में हम लोग देखते हैं जरा। चलिए इतना तो लिख लिए होंगे, अब बकैती बहुत हुआ, अब कुछ पढ़ैती किया जाए।
चलिए यहां पर देखते हैं आगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर है, ये सब चीज आप लोग को जानकारी होगा, फिर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़िएगा तो अच्छा है, नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप लोग पे निर्भर करता है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। लेकिन थ्योरी लिखते जाइएगा, कॉपी किताब ले करके बैठिएगा, ये ना कि बस लग रहा है कि झुकतेश्वर महाराज का विद्यार्थी चल रहा है, क्या बोलते हैं, प्रवचन के आराम से बैठ गए हैं, बस सुन रहे हैं, प्रिंस बाबा बक रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बाबा हम बैठे नहीं हुए हैं यहाँ पे, ठीक ना, कि प्रवचन दे रहे हैं। अभी एक बिहार में एक उभरता हुआ बाबा है जिसका नाम है झुकतेश्वर पांडे, समझ गए। तो झुकतेश्वर पांडे से वो शायद डीजीपी बिहार का रह चुके हैं, पूरा पटना बिहार है सबका, पता ना भैया, पॉलिटिक्स और पोल साइंस से हम बड़ा दूर रहते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस। देखिए अब यहाँ पे बताया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चीज जो आता है, इसको पूरा हम विस्तार पूर्वक लिखने का काम करते हैं। हम लिखने का काम करते हैं, जैसे बोल रहे हैं, जैसे लालू यादव का बेटा तेज प्रताप बोलता है कि यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। चलिए देखिए, हमारा आदत जैसे वहाँ पे पढ़ाते हैं वैसे ही यहाँ पे पढ़ाने का है भाई, इसलिए वीडियो में और क्लास में दोनों जगह हम बकैती करते हुए पढ़ाते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन तो आप लोग देख ही चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसके बारे में और कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं मन से। सबसे पहली बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे बताया जाता है, लिखिएगा। क्या लिखवाएं भाई, मैक्सिमम चीज तो ऑनलाइन में भूल ही जाता है, क्लास में सब बात याद रहता है, इससे लगता है क्या कोई बच्चा नजरे नहीं आ रहा है, सब भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया was discovered by वोहलर। इसी में कहा जाता है कि आपके पास फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ये सब चीज देखो जनरली आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपसे ये पूछ सकता है। NH2CO, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरीका से बनता है, C डबल बॉन्ड O, NH2 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 NH2। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि यूरिया के बारे में, तो यूरिया ये फार्मूला होता है क्या चीज, NH2CO NH2। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज का, तो कहा जाता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री we study about carbon and hydrogen and its compound अब देखो यहां पे जैसा क्या आता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो जनरली कार्बन हाइड्रोजन नहीं बल्कि बहुत सारी चीज के बारे में स्टडी किया जाता है, लेकिन इसका जो मुख्य पात्र है, समझ गए, यानी कि मुख्य पात्र के रूप में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा सब लोग जरा। ठीक है, देखिए यहां पे आपको हम बताए थे कि जो भैया हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके बारे में जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार फिर से अच्छा ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप का नाम क्या हुआ भाई, वोहलर, यानी कि वोहलर जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप हो गया, यानी फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भैया कहां से आएगा, अब किसी का घर में तो रखा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड गए उसको भिड़ाए कट्टा बोले कि बेटा दे ऑर्गेनिक कंपाउंड, निकलते हैं।
ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है कि आपका 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ये प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में पाए जाते हैं, ह्यूमन में पाए जाते हैं, ये सभी चीज में आपका ये पाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि भैया जितना हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंडवा होता है इस सभी में कार्बन और हाइड्रोजन की उपलब्धि होती है, यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है तो यहाँ पे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जैसे पेड़ पौधा को काटते हैं, छेदते हैं तो उससे हमको बहुत सारे चीज मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट खाने के बाद ये प्लांट, एनिमल और ये ह्यूमन, ये सभी 3 चीज से आपको यहाँ पर शरीर में एक पावर मिलता है जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इससे हमको मिलता है सबसे पहली चीज, क्या चीज भैया? प्रोटीन। फिर इससे हमको मिला भाई जी विटामिन, फिर इससे हमको मिलता है एनर्जी, इससे फिर हमको मिलता है ग्लूकोज यानी फलना ढेकना चीज पूरा सब मिलता है, समझ गए? जितना शरीर के हमको जरूरत है ये कहीं दूसरा जगह से नहीं आता है, समझ गए? यही 3 चीज से प्राप्त होते हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, समझ गए? तो यही 3 चीज आपको समय पर मिलता रहे तो आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, एनर्जी, ग्लूकोज मिलता रहेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही बताया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज क्या होते हैं, ठीक है? तो प्रोटीन, विटामिन, एनर्जी, ग्लूकोज ये सब के बारे में जो इतने भी बात बताया जाता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है। और ये सभी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका प्लांट से पाया जाता है, एनिमल से पाया जाता है, ह्यूमन से पाया जाता है। अब नहीं विश्वास है तो यहाँ पर देख लो, कहता है ना कि आंख खराब हो गया है तो पालक खाइए, ठीक ना? तो पालक से आपका क्या हो जाएगा? अखवा फ्रेश हो जाएगा। तो पालक में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, एनर्जी पाए जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि प्लांटेन है जी पालक, कि कोई जानवर है। तो कहने का मतलब एनिमल, ढेर लइकन कहता मछली खाइए सर, मुर्गा खाइए सर, दबा के मटन खाइए, तो ये सब एनिमल ना है जी, कि सब प्लांट है। जितना भी देख रहे हैं ये सब मुर्गा, मछली, गाय, भैंस, ये सब कुछ होता है, एनिमल होता है। ढेर लोग दबा के खाता है इसको, तो इससे भी उसको क्या मिलता है? शरीर में एनर्जी मिलता है। खाने के बाद कहता मियाज स्थिर हो गया, समझ गए? तो ये सभी चीज आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करता है आपके शरीर में। अब कहिएगा कि ह्यूमन, तो ह्यूमन के मतलब तो मानव होता है सर, आदमी होता है। तो बताइए ये आदमिया ढेर 6 आदमियन के खाता है ना जी, तो खाने के बाद देखते हैं वो लोग पूरा दम, जैसे हम लोग बकरी मुर्गा खा के दम कहते हैं आज लपेट दिए, तो 6 आदमी के खा के कहता है वाह बेटा आज लपेट दिए, समझ गया? तो ये सब ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही मिश्रण है हमारे शरीर में। जितना भी है सब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझ गए? तो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन से हमें प्राप्त होता है आपका प्रोटीन, विटामिन, एनर्जी। और ये सभी काम करते हैं प्रोटीन, विटामिन, एनर्जी, ग्लूकोज एक वाइटल फोर्स थ्योरी के रूप में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है कि इस थ्योरी में हम लोग, कहा जाता है जीवन शक्ति का सिद्धांत, हिंदी में इसको बड़ा अच्छा नाम है जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत आजकल वाइटल फोर्स थ्योरी के को कहा जाता है कि गर्लफ्रेंड भी होती है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी के रूप में यूज होती है, समझ गया? देखिएगा ढेर लड़कन के ब्रेकअप हो रहेगा, 10-20 दिन से बातचीत नहीं होते रहेगा, और जैसे ही होकर मतलब गर्लफ्रेंड फोन करेगी एकदम अंदर से उसके शरीर में कहा जाता है एनर्जी आ जाता है। इसका मतलब साफ साफ है कि वो बेचारी एक प्रकार के कौची काम कर रही है, वो लड़का के जिंदगी में वाइटल फोर्स थ्योरी के काम कर रही है। पहले से लग रहा था कि एकदम मरल जा रहा है, उसके शरीर में कोई ताकतें नहीं है, समझ गया? और जैसे ही उसका फोन आ गया, बतियाया 10 मिनट, एकदम कैल्शियम, ऑक्सीजन, फॉक्सीजन, जितना कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन सब उसके शरीर में क्या हो जाता है? एंट्री हो जाता है। तो डायरेक्ट कहते हैं कि भैया वो तो उसको एकदम वाइटल फोर्स थ्योरी काम कर गया, समझ गए?
तो वाइटल फोर्स थ्योरी होता है जो जीवन शक्ति का सिद्धांत, यानी कि जीवन में शक्ति प्रदान करे। तो जीवन में शक्ति प्रदान करे, पहले के जमाना में प्रोटीन, विटामिन, एनर्जी, ग्लूकोज ये सब प्रदान करता था। आजकल के युग में वाइटल फोर्स थ्योरी हो गया है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, यही सब, समझ गए। ये सब अगर जिंदगी में है तो जीवन में आपका भयंकर शक्ति मिलेगा, और जहां वो सब नहीं है तो बेटा शक्ति का तनी सो पावरो वोल्टेजो न मिलेगा, समझ गया। अब देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी का खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था कि ये बर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक थे, ये बहुत ही विद्वान वैज्ञानिक थे, समझ गए। कहा जाता है इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज था केमिस्ट्री फिजिक्स का। अब कहा जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी का खोज ये बर्जिलियस नामक बताया, जो बोलते हैं ये बेचारा बर्जिलियस कि संसार में कोई भी सजीव पदार्थ है यानी लिविंग थिंग्स हैं जिनको वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ही उसके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। भैया एकदम सही बात बोले हैं जी। मान लीजिए कितनो तंदुरुस्त लड़का रहे, ठीक ना, खायल पिल घर का कितनो रहे, ठीक ना, अब मान लिया जाए कि 10-20 दिन तक बेचारा नहीं खाए, तो बताइए वो तो गुठिया ही ना जाएगा जी, सुठिया जाएगा एकदम तुरंत, यानी कि एकदम लगेगा कि अब गुलबी घाट कखनी चल जाएगा, कोई ठीक नहीं है, समझ गए। तो यही चीज बर्जिलियस महोदय ने बताए थे कि जीवन है, खाते पीते रहिए और आराम से चलते रहिए, ज्यादा जीवन में टेंशन मत पालिए। तब बर्जिलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, VFT, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, VFT, ठीक ना, VFT। अब देखिए इसी का चेला, बर्जिलियस का चेला एक बोहलर साहब थे। बर्जिलियस का चेला कौन थे, बोहलर। अब ये जो बोहलर बाबा हैं, ये बोहलर ने क्या करता है कि इसके कहानी तो बतावे कि है पीछे कि बर्जिलियस का चेला जो बोहलर था ये जाता है कहाँ, बर्जिलियस के लेबोरेटरी में, और जाके उन्हें कुछ धूक धाक कैले रहता है, समझ गए, मैंने छूछा करते रहता है। एक पतो नहीं चलता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलावेंगे तो क्या बनेगा, फलान ठेकान, समझ गए। ई वो रहवा जा करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाप बन जाता है बाद में। इसका मतलब साफ साफ है, जानते हो कौची, कि बर्जिलियस के साथ कहा गया ना कि जैसा आदमी के साथ रहोगे ना वैसा ही तुम्हारा गुण भी होगा, समझ गए। अगर बढ़िया आदमी के साथ रहोगे तो बढ़िया बढ़िया ज्ञान सीखोगे, और खराब आदमी के साथ रहोगे तो खराब बुद्धि सीखोगे। तो यही बात बोहलर में था, बेचारा ही रहता था बर्जिलियस बहुत बढ़िया आदमी के साथ, तो बहुत चीज सीख गया था केमिस्ट्री में, लेकिन इसको यह भी पता नहीं था कि का चीज मतलब उतना भी चीज इसका नॉलेज में नहीं था। फिर भी गलती से क्या करता है कि कोई चीज को मिला दिया, गलती से मिलाने के बाद क्या किया कि तुरंत कुछ हरा कलर का एक चीज बन जाता है, एक पदार्थ बन जाता है। और हरा चीज का जैसे ही एक पदार्थ बनता है ना, तो दौड़ल दौड़ल बर्जिलियस बाबा के पास जाता है, कहता है ओ बाबा देखिए क्या बन गया है। तो कहता है बर्जिलियस के, रे बेटा ये तो तुम बना दिया है कौची, यूरिया। तो यूरिया का निर्माण धरा था कौन, बर्जिलियस। और यूरिया सर्वप्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उससे पहले कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया के पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया गया था। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोहलर बाबा एक चीज का खोज कर दिया। अब एक चीज खोज कर दिया तो इसको कहने लगा कि बाप रे बाप, ये तो नया चीज के खोज कर दिया है, इसको बाप बना दिया जाए, समझ गए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाप बना देता है बोहलर को, कहता है भैया आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हो गए। आज से जिसका जैसे मान लिया जाए कि कोई छोड़ो उसमें बात, अब हम लोग वीडियो में कितना करें, चलो ध्यान देते हैं पढ़ाई लिखाई पे, क्लास की बात कुछ और रहती है। देखिए जो नया चीज मार्केट में लॉन्च करता है उसका वो बापे ना होता है जी। मान लिया जाए कि आप रह रही हैं, आपकी वाइफ रह रही है, आपका बेटा गलती से हो गया, ठीक है, तो गलती से जो बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तो उसका बापे न कराइएगा। तो यही चीज इसमें था, बोहलरवा गलती से यूरिया का खोज कर दिया। तो यूरिया का बाप, यूरिया कैसा कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंडवा का बाप कौन बन गया, बोहलरवा बन गया। तो बोहलर ने कह दिया कि हमारे पास हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप है, और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बात बताना शुरू कर दिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग प्लांट, एनिमल, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें जो छुपा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये रहा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। और बताते हैं एक चीज, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है।
यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन का बड़ा योगदान होने का मतलब मेरे भाई कि इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना पड़ेगा? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन अब क्या होता है आज सब नहीं पढ़ाएंगे, कुछ कुछ रह देते हैं, ठीक ना। जाइए घरे दाल भात चोखा खाइए, वीडियो बंद करके उसके बाद फिर पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए तो हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इतना कहानी बढ़िया से सुन करके लिख लीजिएगा, जो भी बढ़िया चीज सुनाई लगे कि नहीं प्रिंसिपल अच्छा बोला है, समझ गए ना, तो लिख लेना बेटा, समझ गया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो बोर्डवा पर वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो जरा। चलिए कुछ लोग अब हमें कहने लगे हैं कि प्रिंस पहले तुम दोस्त और परिवार को अपने जीवन में बहुत अहमियत देते थे। मैंने भी उनसे कहा हाँ भाई देता तो था, लेकिन अब क्या हुआ, ना एक बार फोन तुम्हारा आता है, न तुम कभी कॉल करते हो, न कभी बातचीत करते हो। मैंने भी उनसे बहुत ही अच्छा सा एक जवाब दिया कि जब दोस्त वक्त और अपनों एक साथ धोखा देती है तो इंसान पत्थर की तरह बन जाता है। अब इतना से तुमको समझना है तो समझ लो कि हम कहना क्या चाहते थे तुमको। चलिए हाइड्रोकार्बन, आज हमारा 12th बेसिक क्लास का फर्स्ट लेक्चर हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से संबंधित क्या बातचीत करेंगे जो जरा यहाँ पे देखते हैं। ये हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप लोग को क्लास में बताए थे, कुछ बच्चे न्यू ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जिनको कॉपी से मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आइए वीडियो को देखिए और समझिए। जो जैसे क्लास में आप लोग को पढ़ाएं वैसे ही यहाँ पे बताएंगे। एक्चुअली में बताया जाता है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जो है, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे का जो जर्नी हमारे पास है तो वो 12th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12th के मेन कोर्स में आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाला है। तो ऑर्गेनिक में कहा जाता है कि उसका जो बेसिक पोर्शन है हाइड्रोकार्बन, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह हाइड्रोकार्बन समझने के लिए आपको इस क्लास को अटेंड करना होगा और पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप हाइड्रोकार्बन को आप आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में होता क्या है, तो आपको हम बता दें कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन एक पार्ट होता है। इस पार्ट में कहा जाता है हमारे पास कि हाइड्रोकार्बन में हम लोग स्टडी क्या चीज के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि हाइड्रोकार्बन वर्ड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड हाइड्रो एंड कार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन का निर्माण जो हुआ है ये दो शब्द से हुआ है। एक आपको हम बता दें कि एक वर्ड है जहां पर बोलते हैं हाइड्रो और प्लस एक का नाम होता है कार्बन, और ये बच्चा मिल करके आपका बनाता है क्या चीज यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन का निर्माण हाइड्रो प्लस कार्बन दो वर्ड से हुए हैं, जिसमें आपको पता होगा कि इस हाइड्रो को हम लोग हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं और कार्बन तो कार्बन है ही हमारे पास। यहां पर एक चीज और बताएंगे आपको कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का संकेत यानी कि सिंबल H होता है और कार्बन का सिंबल C होता है। अगर हम इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इस प्रकार से, जो कि आगे आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ने में आपको ये मदद करने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि यहाँ पे हाइड्रो प्लस कार्बन से हाइड्रोकार्बन,
यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन है। तो जनरली कहा जाता है कि जितने भी इस संसार में ऑब्जेक्ट हैं उस ऑब्जेक्ट में कार्बन की उपस्थिति होती है। जितने भी संसार में ऑब्जेक्ट हैं सभी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो आपके पास लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स में कार्बन की प्रेजेंटेशन होती है, उसमें उपस्थिति होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम बोले कि कार्बन पहचानने का 3 नियम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन 3 लॉ फॉलो करता है। इसमें फर्स्ट नियम है आपके पास क्या चीज, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक रंग का है, यदि कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक रंग का है तो उस ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट समझ जाएंगे भाई कि कार्बन है। अब समझिए कि मान लिया जाए कि कोई लड़का एकदम पूरा करिया है, समझ एकदम काला है, तो अब ये मत कर दीजिए कि भैया वो तो पूरा कार्बन के एकदम पर्वते है, समझ गए, ऐसा नहीं कुछ है। उसके शरीर में कार्बन की मात्रा है, हमारे भी शरीर में कार्बन की मात्रा है, गोर भी लड़का है लड़की है उसके अंदर भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यानी कार्बन पहचानने का किसी ऑब्जेक्ट में 3 नियम होते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक रंग का है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कह देते हैं कि इसमें कार्बन की उपस्थिति है। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को आप जलाते हैं और जलाने के बाद जैसे ही उसका जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है बर्न करने के बाद, तो उसका ब्लैक कलर का यदि धुआं फेंकता है तो हम समझ जाते हैं कि उसमें कार्बन की उपस्थिति थी। अब तीसरा नियम आपके पास होता है कि यदि कोई ऐसा सब्सटेंस जो देखने में एकदम व्हाइट हो नहीं, एकदम गजबे मतलब एकदम गोरा दिखाई दे रहा हो या सफेद दिखाई दे रहा हो, कहिएगा सर इसमें तो कार्बन नहीं है या व्हाइट धुआं भी नहीं फेंक रहा है, तब कैसे पहचानेंगे। लेकिन देखिए जब उसका बेस्ट मटेरियल, जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप जलाते हैं और जलाने के बाद उसका बेस्ट मटेरियल आपका बच जाता है जो कि ब्लैक रंग का, तो समझते हैं कि भैया उसमें क्या चीज की उपस्थिति थी, कार्बन की उपस्थिति थी। अब देखिए यहां पर बताया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे कार्बन की एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका यदि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कहा जाता है कि हाइड्रोजन स्टेबल कितना इलेक्ट्रॉन में होते हैं, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कितना करता है, तो हाइड्रोजन भैया 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, हमेशा ये सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। हाइड्रोजन जब भी देखिएगा ये सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ा रहता है। फिर कहा जाता है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। उसी प्रकार से यहां पर कार्बन की अगर बात किया जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6। फिर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते हैं इस प्रकार से, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है स्टेबल, यानी कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, तो कार्बन आपका 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं। यानी कि ये बॉन्ड कितना बनाएगा, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो ये 4 बॉन्ड बनाने का मतलब है कि 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये बंदा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। कार्बन की यदि हम वैलेंसी की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अगर आपसे कोई कहे तो ये सब चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो बताते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 होते हैं। ये हाइड्रोजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। इसमें आपको जो याद रखने वाली बात है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस रूप में गेनिंग करता है। स्टेबल कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन में होते हैं, क्योंकि कार्बन है जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है और पी ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं। और हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए ये बंदा 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा तभी वो स्टेबल होता है, यानी कि कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। यदि कार्बन को 4 बॉन्ड से नहीं जोड़िएगा तो ये स्टेबल नहीं होता है। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन की जो संकेत होता है, सिंबल होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का सिंबल HC यानी HC कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है।
अब ये हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला होते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की एबिलिटी होती है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण इसमें हम C और H भी कर देते हैं। C से आपके पास कार्बन और H से आपके पास हाइड्रोजन, तो ये आपका बन जाता है क्या चीज, फार्मूला। तो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला CH और हाइड्रोकार्बन का सिंबल या रिप्रेजेंट करते हैं HC से। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसको जरा नोट कीजिएगा। चलिए आज हम लोग हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ क्लास पीछे पढ़े थे। अभी कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में होता क्या है, तो इसके बारे में तो पीछे हम लोग स्टडी कर ही लिए थे। अभी यहाँ पे देखते हैं कि इन हाइड्रोकार्बन वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, its compound and their properties देखिए, कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जो भी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसमें C और H की उपस्थिति पाई जाती है, और इसे हम कहते हैं क्या चीज, हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन में CH की उपस्थिति होती है। तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। फिर कहा जाता है ब्रदर यहां पे कि आपके पास कि जो हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड होते हैं ये हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोकार्बन के पास कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। कुछ बात में यहाँ पे बताया जाता है कि हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होते हैं, ये कहा जाता है कि आपके पास दो टाइप का हाइड्रोकार्बन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की दो प्रकृति होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की, तो एक का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन में यहां पर बताया जाता है सैचुरेटेड की बात, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो यहां पर बताया जाता है कि हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब यहां पे कंसेप्ट ये है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसको यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने पर कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बनते हैं। जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कह देते हैं। फिर यहां पर बताया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये वाटर सोलुबल होते हैं, यानी कि जनरली ये पानी में क्या होता है, घुल जाता है। लेकिन देखिए, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे बोला है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाटर सोलुबल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो जितने भी इसमें एग्जाम्पल एल्केन का होता है, तो एल्केन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं
तो एल्केन हाइड्रोकार्बन का जितना भी कंपाउंड होता है इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता होगा या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। अब यहां पर बात आती है आपके पास कि ये क्या वाटर में सोलूबल होता है या वाटर में इनसोलूबल होते हैं। तो ये कहा जाता है कि वाटर में इनसोलूबल होता है। ये वाटर में क्या होता है, इनसोलूबल होते हैं। तब ये सोलूबल किस में होता है, तो कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ये कार्बनिक कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड, फिर एरोमेटिक कंपाउंड, ये सभी चीज में एरोमेटिक कंपाउंड, ये सभी चीज में ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व होते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता हो, वाटर में ये इनसोलूबल होते हैं। और ऑर्गेनिक और कार्बनिक कार्बोनिल कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड। तो जनरली हाइड्रोकार्बन उतना हम लोग विस्तार से नहीं ले चलेंगे क्योंकि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको पढ़ा दिया जाता है, फिर भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एल्केन को माना जाता है। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एल्केन होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये होता है एल्कीन और एक होता है आपके पास क्या चीज, ये एल्काइन। ये क्या होता है, एल्काइन। यानी एल्कीन और एल्काइन जो हमारे पास होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और एल्काइन जो होता है ये आपका कहा जाता है कि ये भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए कहीं कहीं बताता है कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में होते क्या है। तो आपको पहले बताए थे कि हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जानने, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में और उसके यौगिक और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला जो फॉर्म आता है एल्केन। इसको डिफिनेशन के तौर पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है। तो आप आराम से इसको ऐसे कर सकते हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की उपस्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। या अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति होती है उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। इट इज ए वाटर इनसोलुबल, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। ऑर्गेनिक एंड कार्बनिक, कार्बोनिल एंड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि ये सभी चीज में डिजॉल्व होते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, सोलुबल इन ऑर्गेनिक एंड कार्बनिक। अनसैचुरेटेड का एल्कीन एग्जाम्पल होता है और एल्काइन एग्जाम्पल होता है। चलिए इतना तक तो हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस प्रकार से कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, क्लास में बहुत इसके बारे में लिखवाए थे, तो उतना न लिखवाते हुए शॉर्टकट में हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यही तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जरा सा डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पर बताया जाता है क्या चीज हम लोग को कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो यहां पर फर्स्ट नंबर में लिखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए
कहा जाता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में यदि हम बोले तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एक बाप होता है, उस बाप का दो बेटे हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, यानी एक सुधरल बेटा और एक अनसैचुरेटेड यानी बिगड़ल बेटा। तो सुधरल बेटा को जैसे ही हम पानी में डालते हैं वो तुरंत डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ बेटा है उसको पानी में डालते हैं तो वो जल्दी डिजोल्व नहीं होता है। और सुधरल बेटा जो होता है वो कहा जाता है कोई भी काम एक ही बार में कर देता है। तो एक ही बार में अगर कोई बच्चा काम कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुधरल लड़का। और जो बिगड़ा लड़का होता है 2-3 बार उसको कहिएगा, यानी 2-3 बार कहने का मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो 2-3 बार जो बॉन्ड या काम करने के लिए बोलिए तब वो करता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज, बिगड़ल बेटा। तो अब यहां पर बताया जाता है सैचुरेटेड के बारे में। तो चलिए लिखते हैं सैचुरेटेड के बारे में पूरा अच्छा से। सबसे पहली बात है मेरे भाई कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कहा जाता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन का टाइप होते हैं। अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि ये बात सही है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हमारा एग्जिस्ट करता है वो आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में काम करते हैं। फिर यहां पे आता है आपके पास कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन compounds are having कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड। अगर कोई आपके पास हाइड्रोकार्बन है, सपोज दैट कि कोई हाइड्रोकार्बन आपके पास है और उनका यदि आप स्ट्रक्चर बनाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे देता है, तो ये सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब साफ साफ हो जाएगा आपके पास कि जितने भी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनते हैं तो ये वाला बंदा कहला जाएगा क्या चीज, कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। सपोज डेट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए मेरे भाई ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन था जिसको हम C4H10 बोलते हैं। अब ये C4H10 को स्ट्रक्चर जब बनाइएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ऐसे। तो देखिए इस प्रकार से बन गए, यानी कहने का मतलब यहां पे साफ साफ है कि जब भी अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि ब्यूटेन हमारा एक प्रकार का कौन सा कंपाउंड हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो जाते हैं। फिर यहां पर बात किया जाता है हमारे पास कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन compounds are exist in aliphatic and closed या cyclic compound। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं ये एलिफैटिक नेचर का होते हैं, यानी कि SHC यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास यहां पर बोला गया है कि ये एलिफैटिक नेचर का होता है और एक क्लोज टाइप का होता है, यानी कि बंद स्ट्रक्चर बनाता है। तो एलिफैटिक कहने का मतलब है कि ये ओपन चैन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ओपन चैन स्ट्रक्चर कहने का मतलब एकदम लंबा सा, ठीक है, जिसमें ये खुला हुआ होता है। स्केलेटन स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे एलिफैटिक के फॉर्म में देखते हैं, और क्लोज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस प्रकार से जो बंद स्ट्रक्चर बनाता हो, जो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर। चलिए इतना तक तो हो गया होगा, जरा इसको लिखने का काम कीजिए सब लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से कुछ और बातचीत।
यहां पर बताया जाता है आपके पास कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सोलूबल होते हैं। तो क्योंकि इनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये वाटर में क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा। देखिए, कहा जाता है कि एल्केन का बेस्ट एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल आपके पास बहुत अच्छा आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये सभी चीज आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में आते हैं। मीथेन कहने का मतलब CH4, इथेन कहने का मतलब C2H6, प्रोपेन कहने का मतलब C3H8, ब्यूटेन कहने का मतलब C4H10। तो ये सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। एक चीज यहां पे आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ANE, यानी कि यहां से ये बात पता चलता है हमको कि ANE कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एक प्रकार का सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में भी कहा जाता है कि बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एल्केन, यानी एल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो ये एल्केन अब क्या होता है इसके बारे में जरा सा पढ़ना है कि ये एल्केन एक्चुअली में होता क्या है। तो एल्केन बना करके टॉपिक बनाइए, एल्केन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पे बताया जाता है आपके पास एल्केन, एक छोटा सा टॉपिक है एल्केन। बस 12th क्लास के मेन बेसिक्स को, मतलब मेन चैप्टर को, मुख्य जितने चैप्टर हैं उस चैप्टर को समझाने के लिए ये सब चीज पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ये सभी चैप्टर जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये बेसिक तौर पे बच्चे 9th 10th क्लास में ये सब बच्चे पढ़ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें समझा देना आपको। ऐसे 11th क्लास में ये चीज जो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको बहुत ही एक्सप्लेन तरीका से पढ़ाना। उसमें हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, ये पॉलीगेन, बहुत सारे इसमें कंपाउंड डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन उतना डीपली अभी हम लोग को नहीं लेके चलना, क्योंकि डायरेक्ट 12th चालू करना है। 12th के पोर्शन में जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये सब चीज आप लोग को आना चाहिए, आगे ये सब चीज का उपयोग होता है, बस वही चीज को यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा टॉपिक आज मिला है एल्केन। ये क्या होता है, एल्केन। सबसे पहली बात यहां पे आपको बता दे कि एल्केन जो है ये कहा जाता है कि एल्केन इज ए टाइप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। देखिए, एल्केन जो होता है एक प्रकार का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड तो भैया इसलिए होता है एल्केन, क्योंकि एल्केन का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच हमेशा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। और जब ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एल्केन, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि भैया ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अब यहां पर बात आती है कि एल्केन वर्ड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, यानी एल्केन जो वर्ड बना है ये दो अलग शब्द से मिलकर बने हैं। अब कौन कौन शब्द से मिलकर के बना है, देखिए, ये अल्क प्लस ANE से आपका बनता है क्या चीज, अल्केन।
यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि अल्क प्लस एएनई से अल्केन जब बनते हैं तो ये अल्क का मतलब क्या होता है? तो ये अल्क का मतलब होता है मेरे भाई नेमिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन को हम Cn से डिनोट करते हैं, यानी कि कार्बन की संख्या से जो बना नाम होता है उसी को हम कहते हैं अल्क। जैसे कार्बन की संख्या 1 अगर रहे तो मिथ नाम होता है, कार्बन की संख्या 2 हो तो इथ नाम होता है, कार्बन की संख्या 3 हो, चलो इसको लिख ही देते हैं, ठीक है। देखिए C1 की बात करते हैं तो C1 का मिथ, C2 को इथ, C3 को प्रोप, C4 यानी कार्बन की संख्या 4 रहे तो ब्यूट, C5 रहे तो पेंट, C6 रहे तो हेक्स, C7 रहे तो सेप्ट या हेप्ट, C8 रहते हैं तो इसको लिखा जाता है ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को लिखते हैं डेक। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 10 ही तक होता है, नहीं होने के लिए तो ये 100 तक होता है, 100 का थाउजेंड्स तक होते हैं, थाउजेंड्स का लाख तक होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हाइड्रोकार्बन की संख्या लिमिट नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन हमारे पास ये कहा जाता है अनलिमिटेड है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, समझिए करोड़ों में ये आपके पास है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे C11, तो C11 को ऐसे लिखते हैं, 1 + 10 में तोड़ते हैं इसको, तो 1 को अन और प्लस 10 को डेक कहते हैं, तो ये क्या बनता है आपके पास अनडेक, समझ गए। इसी प्रकार से C12 अगर आपके पास है तो 2 + 10 में तोड़ते हैं इसको, तो 2 को बोला जाता है डाई और ये 10 को बोलते हैं डेक, तो इसको बोल दिया जाता है डाइडेक या बाइडेक भी बोलते हैं कहीं के। उसी प्रकार से C20 को हम लोग इकोस कहते हैं, इकोस। C30 को हम लोग ट्राइकॉन्ट कहते हैं, ट्राइकॉन्ट कहते हैं। तो ये जनरली आपको 10 तक ज्यादा यूज होता है, लेकिन 20 को इकोस, 30 को ट्राइकॉन्ट ऐसे याद कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है हमारे पास ANE कि ANE क्या होता है। तो ऐसे तो जनरली कहा जाता है कि ANE जो है ये सफिक्स ऑफ एल्केन होता है, ये सफिक्स ऑफ एल्केन होते हैं। सफिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रत्यय के रूप में जाना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स का मतलब प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है वो किसी नाम के अंत में जुड़ करके उस नाम का अर्थ बदल देता है। जैसे नाम का अर्थ बदलने का मतलब ये चीज है कि वो सफिक्स कहलाता है, जिसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, ऐसे अभी के दौर में टाइटल। जैसे मान लो कि अगर हमारा नाम प्रिंस यादव है तो आपके दिमाग में इमेज बन रहा होगा कि प्रिंस यादव कहने का मतलब कि सर का नाम क्या चीज है, यादव है, तो ये यादव जाति से बिलोंग करते हैं, एक सफिक्स बन रहा है आपके चेहरा पे कि ये यादव है। अगर सपोज डेट हम लिख दें कि प्रिंस सिंह राजपूत, तो आपके दिमाग में तुरंत एक आइडिया चलने लगेगा कि प्रिंस सर क्या है, एक राजपूत है। कभी लिख दे प्रिंस साव, तो इससे मतलब आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये सर तेली है, समझ गए। तो इसका मतलब एक सफिक्स जो है एक प्रकार का टाइटल होता है, समझ गए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस नाम का अर्थ बदल सकते हैं। तो ये ANE जो है सफिक्स ऑफ एल्केन होता है, और ANE को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है क्या चीज, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में बनता है सिंगल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। अब यहां पे बताया जाता है मेरे भाई कि एल्केन जो आपके पास है, ये एल्केन का जो फॉर्मूला की बात करते हैं तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ये एल्केन की बात किया जाता है तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एल्केन होता है यहां पे ऐसे कि जितना कार्बन की संख्या आपके पास दिया हुआ रहे और आपको हाइड्रोजन की संख्या निकालना हो, तो जितना कार्बन की संख्या दिया रहे उसमें आप कुछ मत कीजिए, उसमें आप 2 से गुना कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास बन जाता है क्या चीज, ANE बन जाता है। यानी मल्टीप्लाई 2 + 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये ANE का फॉर्मेशन करता है।
तो जब भी आपको किसी कार्बन की संख्या दिया हुआ रहे और हाइड्रोजन की संख्या निकालना हो एल्केन के अवसर पे या एल्केन के माध्यम से, तो उस कार्बन की संख्या में 2 से गुना करके 2 को जोड़ दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जैसे Cn हमारे पास है, तो यहां पर H2n हो जाएगा और +2 हो जाएंगे। तो ये फार्मूला का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं, पहले इतना लिखो, उसके बाद एल्केन से रिलेटेड और कुछ बात यहां पे लिखवाते हैं। देखिए, अब यहां पे एल्केन से रिलेटेड कुछ और बातचीत बताया जाता है, जिसके बारे में बताया गया है कि फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। यहां पर बात करते हैं CnH2n का, तो जहां पे कहा जाता है कि वेयर एज Cn जो है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। H2n+2 की अगर बात करते हैं तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहां पे हम साफ साफ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन Cn होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2n+2 होते हैं एल्केन में। जनरली कहा जाता है कि जो हमारे पास एल्केन होता है, इस एल्केन में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे एक रोल अदा करता है कार्बन और हाइड्रोजन। तभी तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति बहुत ही जरूरी होता है। और जब कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होगी तो वो क्या हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा? नहीं। जब तक कार्बन के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखिए, यहां पर बोला जाता है भाई सफिक्स ऑफ एल्कीन, सफिक्स ऑफ एल्कीन। तो सफिक्स ऑफ एल्कीन इज ENE, यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि ENE होते हैं सफिक्स एल्कीन का। फिर यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ENE, या तो फिर ऐसे लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड इज नोन एज, सिंगल बॉन्ड इज नोन एज एल्केन, एल्केन। यानी जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं वो एल्केन कहलाता है। अब कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोकार्बन के रूप में, यानी कार्बन कार्बन के बीच जब ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। यानी कि जहां पर ANE ये वर्ड आ जाए तो ANE का मतलब ही होता है क्या चीज? सिंगल बॉन्ड। ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कि वहां पे हाइड्रोकार्बन में ANE आएगा, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। चलो, इतना सीरियसली पढ़ना पड़ता है ऑनलाइन क्लास में कि मत कहिए जी। देखिए, अब यहां पर बताया जाता है एल्कीन से रिलेटेड कि एल्कीन कंपाउंड्स आर हैविंग अ स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि एल्केन के पास कहा जाता है कि एल्केन कंपाउंड्स आर हैविंग स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि जितने भी एल्केन का वो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनते हैं, और यही सिंगल बॉन्ड के कारण कहा जाता है कि सिंगल बॉन्ड जो यहां पे आपके पास बन रहे हैं ये एक प्रकार का सिग्मा बॉन्ड होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के बराबर होते हैं। सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एल्केन में पाए जाते हैं, समझ गए। अब कहा जाता है कि इट हैज सिग्मा बॉन्ड, इट हैज सिग्मा बॉन्ड। फिर कहा जाता है कि इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यानी एल्केन के पास
हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाए जाते हैं। क्यों, अब समझो। जो हमारे पास एल्केन होता है वो एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जहां पर ये सिंगल बॉन्ड बनता है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन केस लेता है। यानी कि इसके पास 4 बॉन्ड की आवश्यकता है, इसके पास बॉन्ड पेयर 4 होती है, तो 4 बॉन्ड पेयर होने के कारण ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से घिरा रहता है, इसलिए इसका हो जाता है एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि इसके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यानी कि संख्या बॉन्ड पेयर की कितना होती है, 4 होती है। चलिए, ये था एल्केन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैटर जिसको हम लोग यहाँ पे बताने का काम किए हैं। और इसके बाद कहा जाता है कि ये वाटर में सोलूबल होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड में भी सोलूबल होते हैं, एल्केन है जो एरोमेटिक कंपाउंड में भी सोलूबल होता है, समझ गए, लेकिन लाइट वेट में। चलिए अब देखते हैं आगे। कहा जाता है कि एल्केन का कंपाउंड फॉर्मेशन आप कैसे करते हैं। तो एल्केन का कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे किया जाता है इस पर एक नजर डालते हैं। इसका 2 तरीका सिखाएंगे आप लोग को। चलिए, लिखने का प्रयास करते रहिएगा, बोलते जाएंगे लिखते जाइएगा। ऑनलाइन में ही एक फायदा है कि लिखने में समय नहीं आप लोग लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए जैसे ही हटते हैं, और पॉज करने के बाद दम भर दम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्डो खराब हो गया है। देखिए, अब यहां पर बताया जाता है क्या चीज, एल्केन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ बातचीत। तो देखते हैं, चलिए लिखिएगा, कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एकदम भैया 0 लेवल से आप लोगों को क्लास लेके चल रहे हैं, ठीक है। 0 लेवल कहने का मतलब 0 लेवल, ये सब 9th 10th के बच्चा को जानकारी होता है, आप लोग को भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सब नहीं सीखिएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट लगने वाला है। देखिए, यहां पर कंपाउंड ऑफ फॉर्मेशन में सबसे बड़ी बात यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले कोई आपके पास नंबर होता है, जो नंबर में कहा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन की अगर बात किया जाता है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन के बाद यहां पे बताया जाता है क्या चीज कि आपके पास फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है CnH2n+2, और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। और एल्केन में स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गए, ये एल्केन नाम हो गया, ये फार्मूला हो गए, ये नंबर ऑफ कार्बन हो गया, और ये नंबर हो गया। अब नंबर कहने का मतलब मोबाइल नंबर नहीं, ये कार्बन की नंबर को शो करेगा। सपोज दैट कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्बन 1 यानी नंबर 1, तो नंबर 1 में कार्बन की संख्या कितना लेंगे भाई, 1 लेंगे। अब आपको पता है, इधर कुछ डायग्राम में बताए थे उस टाइम कि कार्बन की संख्या जब 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। मिथ हो गया। अब ये कार्बन 1 को मिथ तो बोला जाता है, ये समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करना है। C1H2 × 1+2 यानी C1H2+2, तो C1H4 यानी कि ये बन जाता है आपके पास क्या चीज, CH4। इसका 2 मेथड होता है। एक मेथड तो ये हुआ कि आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अल्केन में आपको बताया गया था ना कि अल्क जो होता है ये नंबर ऑफ कार्बन का नाम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंपाउंड में कार्बन की संख्या 1 को अल्क के सामने लिखेंगे, ये नाम बन गया क्या चीज भाई, मिथ। और ये कौन सा फॉर्मूला पे टूटा है, ANE वाला पे यानी अल्केन वाला पे। तो यहां से ANE को यहां पे उठा करके धर दो, ये बन गया क्या चीज आपका, मीथेन। यानी कहने का मतलब यहां पे एकदम साफ साफ है, भयंकर तरीका से, कि कार्बन की संख्या 1 है भैया, तो यहां पे कार्बन 1 लिख दो। और हम तो बताएं आप लोग के कि कार्बन की संख्या जब 1 रहे या 5 रहे, प्रत्येक कार्बन को कितना बॉन्ड से घेरना पड़ता है, तो 4 बॉन्ड से। तो ये 4 बॉन्ड से इसको घेर दो। देखिए
मैटर इज फिनिश, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर n बराबर 2 कहे, कार्बन की संख्या 2 लेंगे फटाक से। कार्बन की 2 संख्या को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। अब इसको एकदम शॉर्टकट में बनाइए, तो लॉन्ग मेथड ऐसे भी बना सकते हैं, n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, जहां जहां पर n है वहां वहां पे 2 वैल्यू पुट करते चले जाइएगा, आपका फॉर्मूला यहां से भी बन जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पे आसानी से सब्र करते हुए, इंतजार करते हुए काम आगे करते हैं। C2 है, C2 लिख दिए। अब भैया हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन तो हमारा दिया हुआ है, लेकिन हाइड्रोजनमा को खोजना है। तो यहां पर कुछ मत करो, अपना ध्यान लगाओ कि जब अल्केन पर तोड़ना हो तो मल्टीप्लाई 2 + 2 करते हैं। यानी कि जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ है, तो कार्बन की संख्या 2 दिया हुआ है ना जी, तो 2 दूनी 4 और 2 6। यहां पे अपना मन से स्वेच्छापूर्वक ईमानदारी पूर्वक लिख दीजिए 6। अब बताइए कि यहां पर एक नया सूत्र बन चुका है C2H6, और कार्बन 2 को हम क्या कहते हैं भैया, तो इथ कहते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, तो इथ। और ये वाला जो मल्टीप्लाई 2 + 2 किए हैं, इसको ANE कहा जाता है। अब ये ANE को यहां से यहां उतार दीजिए, ये बन गया आपका क्या चीज, इथेन बन गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। जब आपको पता चल चुका है कि इथेन का सूत्र ये दिया हुआ है, तो 2 कार्बन को ऐसे पहले लिख देंगे। कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन 2 को लिख दिए। अब कह रहा है कि ANE जहां पर नजर आ जाए भैया, ANE का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड को इसके बीच में अटैच कर देंगे। एक बॉन्ड तो बन गया है। अब इस कार्बन को 4 बॉन्ड से घेरना है, 1 2 3 1 4। इस कार्बन पे आओ, 1 2 3 1 4, और बाकी सब जगह हाइड्रोजन को ऐसे पुट कर दो। देखिए पुट हो गया, ये बन गया C2H6। अब यहां पर कहता है n बराबर 3। चलो एक अभी बता देंगे, बाकी घर पे तुम लोग बनाना बैठ के। C3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो ये प्रोप की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आपको पता है कि C3 को प्रोप कहा जाता है। तो C3H 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि ये वाला फॉर्मूला फिर यहां पे लगाएंगे, मल्टीप्लाई 2 + 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि ये बन गया आपका C3H8। अब ये C3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 को प्रोप, और ये वाला फॉर्मूला पे आप तोड़े हैं, इसलिए बन गया ANE, प्रोपेन। अब कहा जाता है कि कार्बन की संख्या टोटल कितना है, 3 है। अब ये ANE जो लगा है, ANE के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब जो ये सिंगल बॉन्ड बना है, तो अब एक कार्बन को 4 बॉन्ड से घेर दो, 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4, बाकी सब जगह हाइड्रोजन से ऐड कर दो, ऐसे ऐड हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये 10 तक ऐसा ही बन जाएंगे। हमें उम्मीद है कि C4 को ब्यूट बोलते हैं, तो ये बन जाता है क्या चीज, C4H10 बन जाएगा। इसको हम लिखते हैं ब्यूटेन, और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा 1 2 3 4, और सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, बाकी सब जगह हाइड्रोजन, बाकी सब जगह हाइड्रोजन। ऐसे करके कम से कम 10 तक आप इसको एक टेबल बना लेना, ठीक है। ये टेबल ऑफ एल्केन कंपाउंड हो जाएगा, जिसमें नाम, फार्मूला, नाम और संरचना, यानी सूत्र का स्ट्रक्चर, ये सब हो जाएंगे। अभी एक बहुत अच्छा चीज सिखाते हैं, जरा से इसको नोट कीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एल्केन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि नाम से फार्मूला बनाने के लिए, फार्मूला से नाम बनाने के लिए, तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि कैसे काम करना है। तो वही अभी हम लोग सीखने का एक प्रयास करते हैं छोटा सा। चलिए देखिए, जैसे बाबू मान लिया जाए कि कोई कंपाउंड आपके पास दे दिया जाए कि भैया ये ब्यूटेन है,
ठीक है। अब ये ब्यूटेन का फॉर्मूला कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, तो बहुत आसान चीज है। ब्यूट को आप तोड़ दो ब्यूट प्लस ANE में, ब्यूट प्लस ANE में टूट गया। ब्यूट कहने का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या 4 को हम ब्यूट कहते हैं, यानी नंबर ऑफ 4 कार्बन इज नोन एज ब्यूट। और ANE यानी हाइड्रोजन की संख्या अब हमें प्राप्त करना है, तब तो ये हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो 4 में ANE कह दिया है तो यहां पर मल्टीप्लाई 2 + 2 कर देंगे। तो क्योंकि मल्टीप्लाई 2 + 2 को हम क्या करते हैं कि ये आपका ANE कहलाता है। तो 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मूला बन गया C4H10। C4H10 ब्यूट को 4 लिए, ANE मल्टीप्लाई 2 + 2 किए, यानी ANE बना, तो C4H10 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात होती है, तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन को आप क्या करो, लिख दो 1 2 3 4। अब देखो 4 कार्बन लिखने के बाद यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि ये भैया C4 के लिए ब्यूट है, और इसमें हम मल्टीप्लाई 2 + 2 किए थे तो ANE बन गया, यानी ब्यूटेन बन गया। तो जहां पर ANE आ जाए तो ANE के नाम के अनुसार सभी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दागेंगे। अब जब सिंगल बॉन्ड दागिएगा तो एक कार्बन को 4 बॉन्ड से घेरना होता है, तो 3 बॉन्ड ये वाला, 1 बॉन्ड ये वाला, 4 बॉन्ड। इस पे आइए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4। बाकी सब जगह आप अपना मन से क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन को लगाते चले जाइए, यानी कि हाइड्रोजन या मास्क का काम कर रहा है, समझ गया। अब देखिए कभी कभी क्या कहता है कि आपको कोई सूत्र दे देता है और सूत्र से कहता है नाम लिखने के लिए, जैसे C8H, यहां पे मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाता है। अब कहा कि भैया इसका नाम लिखिए C8H18 का, तो C8H18 का नाम लिखना है भाई, कैसे लिखाएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। देखिए C8 को क्या बोलते हैं भाई, ऑक्ट बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला पे टूटा है, मल्टीप्लाई 2 + 2 पे टूटा है, यानी 8 दूनी 16 2 18, इसको हम ANE बोलते हैं, यानी ये बन गया ANE, ऑक्टेन। C8 के अनुसार ऑक्ट लिए और मल्टीप्लाई 2 + 2 पे ये हाइड्रोजन टूटा हुआ है, यानी ANE, तो ANE कर दिया। अब देखिए कहा जाता है कि किसी एक कंपाउंड को आप मैक्सिमम 4 स्ट्रक्चर से ड्रा कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर, जिसको कंकाल संरचना कहते हैं। तो कंकाल संरचना में कार्बन की संख्या 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड डालेंगे, देखिए डाल दिए। अब प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड से घेर दीजिए, तो 1 2 3 4, देखिए प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड से घेर देंगे, ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, टोटल जगह ऐसे लिखते चले आएंगे। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, स्केलेटन स्ट्रक्चर। अब इस स्केलेटन स्ट्रक्चर के बाद एक बनता है स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को एक नाम और हम लोग कहते हैं, जिसको कहा जाता है कंडेंसेशन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन स्ट्रक्चर। तो कंडेंसेशन स्ट्रक्चर बहुत आसान बनता है। ये कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन इसमें ऐड है, तो इस कार्बन के साथ देखिए 3 हाइड्रोजन ऐड है, यहां पे लिख दीजिए CH3। इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड है ऊपर वाला, यहां पे उतार दिए। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन ऐड है, 2 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड दे देंगे। फिर ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ फिर हाइड्रोजन,
इसी प्रकार से जोड़ते चले जाते हैं, CH2 CH3 ऐड होते चला जाता है, इसको कंडेंसेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। एक होता है सिर्फ कार्बन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कार्बन स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ कार्बन को दिखाना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग जिग जैग लाइन से डिनोट करते हैं, जिग जैग लाइन से डिनोट करते हैं। तो जिग जैग लाइन कहने का मतलब यहां पे ऐसे होता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी जगह पे क्या चीज है, कार्बन आपके पास है। तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को, चाहे वो एल्केन का कंपाउंड हो या एल्कीन का कंपाउंड होगा या एल्काइन का कंपाउंड होगा, इस 4 तरीका से हम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ज्यादा एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पूछता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को शॉर्ट में BLS कहते हैं। चलिए इसको जरा नोट कीजिए एक बार। अब यहां पे एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कंप्लीटिंग कर लेते हैं। देखिए, चलिए स्टाइल मार के लिखिएगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ एल्केन कंपाउंड, एल्केन कंपाउंड। तो ये हम लोग एलिफैटिक में बात करेंगे, अभी एलिफैटिक कंपाउंड में बात करेंगे। एलिफैटिक क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझो। सबसे पहली बात कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है इसके बारे में जरा देख लो। IUPAC का पूरा नाम होता है, I से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन, P से होता है प्योर, A से होता है अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, अप्लाइड ऑफ, और C से होता है केमिस्ट्री। यहां पर एक बात समझना है कि केमिस्ट्री में IUPAC नेम बनाया गया किस लिए। तो देखिए, कहा जाता है कि IUPAC नेम एक प्रकार का यह इंटरनेशनल लेवल का नाम होता है, जो कि इस कंपाउंड को, आप किसी कार्बनिक कंपाउंड को अगर आप इंडिया में अपने भाषा में जो पढ़ रहे हैं वही आपका भाषा कहीं दूसरे कंट्री में यूज होता है, उसको पढ़ाने में, लिखाने में, याद कराने में, उसी को हम IUPAC नियम कहते हैं। ये एक सिस्टम बनाया गया था, जो सिस्टम के अनुसार किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को या किसी भी कंपाउंड के नाम को एक शहर से यानी एक देश से दूसरे देश में भी अगर बच्चा पढ़ने के लिए जाए तो उसको दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ पर CH4 को इंडिया में मीथेन कहा जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में बच्चा जाए या लंदन में बच्चा जाए, वहाँ पे CH4 को मीथेन ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका IUPAC नेम क्या होते हैं, ये बराबर होता है। कॉमन नेम अलग अलग देश का अलग अलग होता है, यानी साधारण नाम जो होता है अलग अलग देश में अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे सपोज डेट की एक सब्जी की ही बात करते हैं, तो सब्जी में कहा जाता है कि एक नेनुआ होता है, तो नेनुआ को हम लोग नेनुआ बोलते हैं। किसी दूसरे जगह पे कुछ और बोला जाता है, किसी और जगह पे और बोला जाता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग भाषा को मतलब नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए IUPAC नेमिंग बनाया गया कि IUPAC नेमिंग से क्या करेंगे कि हम आराम से किसी चीज को स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ कंपाउंड देता है, 1 2 3 4 5। ये जो आपके पास है ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में दिया हुआ है, तो इसका नाम लिखना है। तो बहुत आसान है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहां पर आपके पास दिया हुआ है कितना, 7। तो 7 को हम लिखेंगे यहां पे सेप्ट,
7 को क्या लिख दिए, सेप्ट। अब यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये एनी लगा देते हैं, ये बन गया क्या चीज, सेप्टेन। अब इसी को हम फार्मूला में भी ड्राइव कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो यहां पर C7 लिख दिए। अब यहां पर एनी बोला है तो एनी कहने का मतलब कि जब कार्बन की संख्या 7 हो तो हाइड्रोजन की संख्या निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें आप मल्टीप्लाई 2 + 2 कर दो, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि सेप्टेन का फॉर्मूला आ जाता है C7H16। कोई दिक्कत? अब देखिए कहीं कहीं यूपीएससी नेमिंग में ऐसे भी और बड़ा बड़ा यहाँ पे फेज करके बताएंगे आपको, अलग अलग ब्रांच रिलेटेड, फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड, ये सभी चीज। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात बताया है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना इसमें दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 12th जब स्टार्ट करें तो आपको ये सब समझने में आसानी हो। ये ना समझना है कि 11 क्लास का हम पढ़ा रहे हैं आपको कि एल्केन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताएं कि एल्केन का फॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन क्या होते हैं। ये सब चीज आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। 12th क्लास में ये बेसिक इसलिए उठाएं कि जो 12th क्लास में आपको आगे चैप्टर पढ़ने में ये सब बेसिक आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो 1 2 3 4 5 इस स्ट्रक्चर में टोटल कार्बन की संख्या 5 है मेरे भाई, तो 5 को हम लिख देते हैं पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसको लिख दिए पेंटेन, एनी लगा दिए, ये बन गया पेंटेन। इसका फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, C5, कार्बन 5 को पेंट कहते हैं, यानी कि पेंट के कारण C5 आ गया। एनी आया है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहां पर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 2 + 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी C5H12। कोई दिक्कत? तो ये सभी IUPAC नेम होते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी दे देता है कि भैया इसका नाम लिखो जरा, कि ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। अब इसको नाम लिखना होता है तो बहुत आसान है। इस कंपाउंड में टोटल कार्बन को देखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, तो प्रोप लिख दिए। सभी के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एनी लिख दिया, प्रोपेन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन 3 2 5 और 5 3 8, यानी कि आपके पास आंसर सही है। तो इस प्रकार से हम ये जनरल एल्केन कंपाउंड होते हैं उसका हम IUPAC नेमिंग कर लेते हैं। अब यहां पे एक वर्ड लिखे हैं एलिफैटिक। एलिफैटिक कहने का मतलब होता है मेरे भाई कि वैसा स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का जो ओपन चैन में रहता है उसे हम एलिफैटिक कहते हैं। यानी कि जनरली अगर बात करें जो खुलाम रहे, खुलियाम रहे, खुला रहे, उसको हम ओपन चैन कहते हैं। और ओपन चैन एलिफैटिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एलिफैटिक का हम लोग नोमेनक्लेचर इस प्रकार से कहते हैं। तो ये रहा आपका IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का चलेगा उस वीडियो में सिखाएंगे कि ब्रांच रिलेटेड एल्केन कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, फिर फंक्शनल ग्रुप जब एल्केन कंपाउंड में दे दिया जाए तो उसका नेमिंग IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिएगा और घर पे बहुत सारा कुछ ऐसी लिख कर बनाने का कोशिश कीजिएगा, बनेगा। एल्केन टॉपिक खत्म करते हैं।